हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुड नाइट मिस्ट्रीज के सबसे पहले वीडियो में। इस चैनल पे मैं आपके साथ रियल डार्क मिस्टीरियस कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डार्क और ग्रूसम होने वाली है, तो मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि इफ़ यू हैव अ वीक स्टमक तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एक फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि अपने एक्सट्रीम बिलीव्स के कारण कुछ ऐसे काम करती है जिनके बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि कोई ऐसे काम कैसे कर सकता है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुआ था। तो बात है अर्ली 1950s की। जर्मनी में एक छोटे से विलेज में क्रिश्चियन लोगों का एक कल्ट था जिसका नाम था लॉर्बर सोसाइटी। तो कल्ट आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बेसिकली एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है कुछ लोगों का जिनके सिमिलर बिलीव्स या गोल होते हैं और वो लोग एक साथ आते हैं उस बिलीफ को या उस गोल को अचीव करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हर ग्रुप का या फिर हर कल्ट का एक लीडर होता है, तो वैसे ही लॉर्बर सोसाइटी के कल्ट लीडर का नाम था जॉर्ज। और जॉर्ज किसी भी नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खुद के बिलीव्स को खींचता था। वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट था। उसका मानना था कि लॉर्बर सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके अलावा बाकी जो भी लोग हैं इस सोसाइटी के बाहर सारे इवल है, सारे गॉड के अगेंस्ट हैं। और इस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सबका सिर्फ लाइफ में एक ही काम था, वो था लॉर्ड की 24 घंटे पूजा करना, लॉर्ड को प्रे करना। और ये जॉर्ज इतना मैनिपुलेटिव था कि इसने ये बात अपने कल्ट के हर एक मेंबर के दिमाग में एकदम फिट करके रखा था। तो हर कोई इस ग्रुप में ये बिलीव करता था इस कल्ट के अलावा बाहर में जितने भी लोग हैं सब इवल है। तो एक दिन जॉर्ज की मुलाकात हॉर्लन नाम के एक आदमी से होता है और मिलते ही इन दोनों का वाइब बहुत ही अच्छे से मैच होता है और दोनों बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन किसको पता था कि ये दोस्ती 3 लोगों की जान लेने वाली थी। और ये हॉर्लन इस विलेज का आदमी नहीं था, ये कहीं बाहर से आया था। लेकिन क्योंकि जॉर्ज और हॉर्लन की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी तो सबने बिना कोई सवाल पूछे हॉर्लन को और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब क्योंकि जॉर्ज एक कल्ट लीडर था तो हॉर्लन और उसकी पूरी फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो जॉर्ज के कल्ट को ज्वाइन करेगी। अब हॉर्लन और जॉर्ज के दोस्त बनने के कुछ टाइम बाद जॉर्ज की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी और धीरे धीरे ये सबको समझ में आ चुका था कि शायद अब जॉर्ज नहीं बच सकता। तो जब जॉर्ज अपने आखिरी मोमेंट्स पे था तब हॉर्लन उससे मिलने जाता है। तो उस मीटिंग के बाद हॉर्लन सबको बताता है कि जॉर्ज ने उसे एज द लीडर ऑफ दिस कल्ट अपॉइंट किया है। और क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो किसी ने इसको क्वेश्चन भी नहीं किया और सबने बिना कोई रेजिस्टेंस के इस बात को मान ली। अब हॉर्लन इस कल्ट का लीडर बन चुका था। अब वक्त आता है 1953 का। तो अब जॉर्ज के गुजरने के कुछ टाइम बाद अभी कल्ट के सारे लोग हॉर्लन को फॉलो करने लगे थे और अभी भी ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या सच में जॉर्ज ने हॉर्लन को एज अ कल्ट लीडर अपॉइंट किया था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब वक्त आ चुका था 1953 का, हॉर्लन के कल्ट मेंबर बनने के 1 या 2 साल बाद। अब हॉर्लन सबको ये बिलीव दिला रहा था कि इस दुनिया में जीसस का एक रूप जन्म लेने वाला है और जैसे ही ये होता है हॉर्लन को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। और जैसे ही ऐसा होता है हॉर्लन तुरंत सबको इन्फॉर्म कर देगा और उसी वक्त सबका सिर्फ एक ही काम होगा कि वो बिना किसी सवाल के अपने उस लॉर्ड के रूप का सेवा में लग जाए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो लॉर्ड गुस्सा हो जाएंगे और शायद वो इस पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दे। और ये बात ये अपने मेंबर्स के माइंड में बैठा चुका था और हर कोई सरप्राइजिंगली इसको बिलीव भी कर रहा था। तो अब इसी वक्त पे हॉर्लन के 2nd चाइल्ड का बर्थ होता है और जैसे ही हॉर्लन अपने बेटे के आंखों में देखता है उसको उसी वक्त ये यकीन हो जाता है कि यही वो भगवान का रूप था जिसके लिए वो वेट कर रहा था, जिसके लिए उनकी पूरी कल्ट वेट कर रही थी। और जैसे ही वो ये बात अपने कल्ट मेंबर्स को बताता है, सरप्राइजिंगली शॉकिंगली मेरे लिए बहुत बड़ी शॉक है, वो सब बिना किसी सवाल के इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो तुरंत इंक्लूडिंग हॉर्लन की खुद की फैमिली उसको भगवान मान के उसकी सेवा में लग जाती है। तो अब वक्त के साथ हर कोई हॉर्लन के बेटे के सेवा में लग गया था। 24 घंटे उसके आसपास कोई ना कोई होता था जो कि उसके वर्शिप में लगा रहता था। उसकी जो विश थी, जो वो मांगता था वो पूरी हो जाता था। तो अब जैसे जैसे वक्त बीतता है फ्रैंक धीरे धीरे 8-10 साल का हो गया था। अब फ्रैंक को ये सच में लगने लगा था कि वो सच में भगवान का एक रूप है
और वो इस ऑथोरिटी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करने लगा था, स्पेशली अपनी माँ और 2 बहनों के ऊपर। वो जब चाहे उनको जैसे चाहे कंट्रोल करता था और वो जो भी आदेश देता था सरप्राइजिंगली बिना किसी क्वेश्चन के और बिना किसी रेजिस्टेंस के, उसकी माँ और उसकी बहन हंसते हंसते उसके हर एक बात को मानने लगी थी और फ्रैंक को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तो अब धीरे धीरे फ्रैंक 16 का हो चुका था। अब उसके बॉडी में हार्मोन्स एक्टिव हो चुके थे। अब वो सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सोचने लगा था। लेकिन क्योंकि फ्रैंक का ये बिलीव था कि उसके फैमिली के अलावा बाहर के जितने लोग हैं सब इम्प्योर है और वो खुद को प्योर रखना चाहता था, क्योंकि वो ये जेन्युइनली मानता था कि वो गॉड का ही एक रूप है। तो अब वो किसी और के पास ना जाके अपने फादर के पास जाता है और हॉर्लन से पूछता है कि क्या वो अपने मदर और 3 बहनों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सकता है। और शॉकिंगली हॉर्लन ना ही इस बात को एक्सेप्ट करता है, वो फ्रैंक को इनकरेज करता है और उसकी माँ और उसकी तीनों बहन were completely fine with whatever was happening with them. उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन, कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उन्होंने सिंपली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब क्योंकि फ्रैंक के बहनों की उम्र 15 से 18 साल के बीच में थी, तो उसकी सबसे छोटी बहन कुछ बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी और ऐसे करते करते इनके बारे में रूमर्स इनके कल्ट मेंबर्स और बल्कि पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। और उनके कल्ट मेंबर्स इंसेस्ट, यानी कि जब एक फैमिली के मेंबर उसी फैमिली में किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। तो धीरे धीरे इस कल्ट के लोगों ने फ्रैंक की फैमिली के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था और हर कोई इस कल्ट को धीरे धीरे छोड़ के जाने लगा था। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक के फैमिली के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होता, फ्रैंक अपनी पूरी फैमिली को लेके सेंटा क्रूज में एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब फ्रैंक, हॉर्लैंड और उसकी पूरी फैमिली सेंटा क्रूज एक नए शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने फ्रैंक को एज अ गॉड वर्शिप करना जारी रखा था। अब इनके यहाँ पे मूव करने के 10 महीने बाद 22 दिसंबर 1970 को एक डॉक्टर जो कि अपने विला में होता है, उनको अपने दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देता है और डॉक्टर के दरवाज़ा खोलने पे वो देखते हैं कि 2 आदमी जो कि सर से लेके पाँव तक किसी चीज़ में कवर्ड थे। पहले नज़र में डॉक्टर को ऐसा लगा कि वो शायद मिट्टी में कवर्ड थे, तो पहले तो उनको थोड़ा अजीब लगा और जल्दबाजी में उन्होंने दरवाजा को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी दरवाजे को थोड़ा खुला रखा था ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए और उसी गैप से वो उनको पूछते हैं कि आखिर आप कौन है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो इसके बाद वो दोनों आदमी अपने आप को फ्रैंक और हॉर्लैंड के नाम से डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बताता है कि वो यहाँ पे एक्चुअली सबरीन से मिलने आए थे। सबरीन फ्रैंक के 3 बहनों में से एक थी और वो इस डॉक्टर के विला में एज अ हाउसमेट काम करती थी। तो अब क्योंकि डॉक्टर ने कभी भी सबरीन के फैमिली मेंबर से मुलाकात नहीं की थी, तो पहले उनको थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन फिर भी उनकी बात को मानते हुए वो सबरीन को बुलाने अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सबरीन खाना बना रही होती है और जैसे ही डॉक्टर जाके सबरीन को बताती है कि फ्रैंक और हॉर्लैंड आए हैं, सबरीन इमीडिएटली अपने हाथों से चाकू को रखती है और वो अपने फादर और ब्रदर से मिलने दरवाजे तक दौड़ के जाती है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर को अभी भी थोड़ा शक था, वो सबरीन के पीछे पीछे जाती है, लेकिन उनको थोड़ा प्राइवेसी देते हुए वो उनसे थोड़ा सा दूर खड़े हो जाते हैं ताकि वो उनकी बातों को सुन भी सके और ऐसा भी ना लगे कि वो उनकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं। अब डॉक्टर वहीं से ध्यान से सबरीन की बातों को सुन रहे थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सबरीन आखिर ये क्या बोल रही है। वो शॉक में चले जाते हैं और कुछ सेकंड बाद जब वो शॉक से बाहर आते हैं, वो सबरीन को बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम से बात करो, मैं अंदर से आता हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेते हैं। इमीडिएटली वो फिर पुलिस को कॉल करते हैं और कुछ देर बाद पुलिस डॉक्टर के विला पे आती है और वो देखते हैं कि गेट पे जैसे उस डॉक्टर ने बताया था 2 आदमी और एक लड़की बात कर रहे होते हैं। तो पुलिस आराम से उनके पास आती है और उनको पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हॉर्लैंड, फ्रैंक और सबरीन को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और पुलिस को वही बात बताती है जो उसने थोड़ी देर पहले सबरीन को बताया था। और ये बात सुन के पहले तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हॉर्लैंड क्या बोल रहा है और उसके साथ में उसकी बेटी और उसके बेटे दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे उनको कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। उनका रिएक्शन पुलिस को हजम नहीं हो रहा था और इस वजह से पुलिस ने हॉर्लैंड को सेम कहानी को 2 से 3 बार रिपीट करने को बोला और इसके बाद पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस एक और यूनिट को हॉर्लैंड के अपार्टमेंट में भेजती है जस्ट टू कंफर्म
कि क्या हॉलैंड सही में जो भी बोल रहा है वो सच भी है या फिर ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है। पुलिस जब हॉलैंड के अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलती है और जैसे ही वो अंदर स्टेप करता है सब कुछ कंफर्म हो जाता है कि हॉलैंड अब तक जो कुछ भी बोल रहा था वो सब कुछ सच है। अब मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ वो हॉलैंड की कन्फेशन है जो उसने पुलिस को दी थी और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। 21 दिसंबर 1970 को फ्रैंक और हॉलैंड के डॉक्टर के विला में जाने से एक दिन पहले तीनों अपने अपार्टमेंट में थे। शाम का वक्त था। उसकी माँ सारा काम खत्म करके अपने बेड पे रेस्ट करने के लिए जाती है और कुछ देर बाद फ्रैंक अपने माँ के पास जाके आराम से बैठता है। फ्रैंक की मदर जब फ्रैंक को देखती है वो सिंपली फ्रैंक को एक स्माइल देती है और फ्रैंक जैसे ही उस स्माइल को देखता है वो अपनी माँ को बोलता है कि किलिंग आवर का टाइम आ चुका है। किलिंग आवर एक ऐसे ही मन गढ़ंत कोई रिचुअल थी जो फ्रैंक और हॉलैंड ने इन्वेंट किए थे। ऐसी कोई भी रिचुअल उनके कल्ट में या कहीं भी नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि वुमेन असल में इम्प्योर होते हैं और उनको भगवान के पास भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो था उनका मर्डर करना, और वो भी सिर्फ फ्रैंक के हाथों। तो जैसे ही फ्रैंक अपनी माँ को बोलता है कि किलिंग आवर का वक्त आ चुका है, फ्रैंक की मदर बिस्तर पे उल्टा लेट जाती है और अपने दोनों हाथों को अंदर टक कर लेती है ताकि फ्रैंक को अपनी माँ का मर्डर करने में जरा भी प्रॉब्लम ना हो। और फ्रैंक पास में ही पड़े हुए एक वुडन कोट हैंगर को उठाता है और जोर जोर से अपनी माँ के स्कल के पीछे मारने लगता है। और जब इससे आवाज होता है हॉलैंड दौड़ के आके देखता है कि फ्रैंक अपनी माँ का मर्डर बेड पे कर रहा होता है और उसको रोकने के बजाय हॉलैंड और एनकरेज करने के लिए पास में ही पड़े हुए पियानो को बजाने लगता है, क्योंकि वो उसको एक प्योर मोमेंट मानता था जिसमें वो अपनी माँ को भगवान के पास भेजने में मदद कर रहा होता है। और वो उस कोट हैंगर से अपनी माँ के स्कल को तब तक मारता है जब तक उसकी माँ मोशनलेस खून से लथपथ होके उस बिस्तर पे डेड नहीं हो जाती है। और ये सब कुछ सुन के उसकी दोनों बहन दौड़ के आके देखती है कि एक तरफ हॉलैंड उनके पिता पियानो बजा रहे होते हैं और एक तरफ फ्रैंक उनका भाई उनकी माँ का ब्रूटली मर्डर कर रहा होता है। और जब हॉलैंड इन दोनों को देखता है, हॉलैंड बोलता है कि किलिंग आवर शुरू हो चुका है और दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना किसी ऑब्जेक्शन के रूम के बीचों बीच आके बैठ जाती है ताकि फ्रैंक जो कि उनकी माँ का मर्डर कर रहा होता है वो अब आके उनका मर्डर कर सके। अब फ्रैंक जब अपनी माँ को मारने के बाद सेटिस्फाई हो जाता है, वो आके देखता है कि रूम के बीचों बीच उसके दोनों 15 साल और 18 साल की बहन बैठी हुई है। वो चल के उनके पास आता है और जैसे फ्रैंक अपनी मदर का मर्डर करता है एग्जैक्टली सेम तरीके से वो अपनी बहन का मर्डर करता है और उसके पास में ही उसकी दूसरी बहन पेशेंटली अपने मर्डर होने का वेट कर रही थी और वो सिमिलर तरीके से अपनी माँ और दोनों बहन का मर्डर कर देता है। और इतना ही नहीं, इससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। इसके बाद फ्रैंक और हॉलैंड उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके काटते हैं और उनके अपार्टमेंट में उन बॉडी पार्ट्स को कील और हैमर की मदद से अलग अलग जगह हैंग कर देता है। अब ये सारा कांड करने के बाद उनका पूरा का पूरा अपार्टमेंट खून और बॉडी पार्ट से लथपथ हो चुका था। अब वो वहां पे रात नहीं गुजार सकते थे, तो उनके पास में ही उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, वहां पे जाके वो रात गुजारते हैं। और अगली सुबह वो सबरीन से मिलने, जो कि बच गई थी जस्ट बिकॉज वो डॉक्टर के विला में काम कर रही थी। और इस वक्त जब डॉक्टर दरवाजा खोल के उन दोनों को देखती है और डॉक्टर को जो लगता है कि दोनों मड में कवर्ड थे, असल में वो खून और ह्यूमन फ्लैश में कवर्ड थे, जो कि ड्राई होके ऐसा लग रहा था कि दोनों मिट्टी में कवर्ड है। इसके बाद कोर्ट ने फ्रैंक और हॉलैंड दोनों को मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया और दोनों को मेंटल असाइलम भेज दिया। सरप्राइजिंगली 20 साल उस मेंटल असाइलम में गुजारने के बाद दोनों उस मेंटल असाइलम से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और रही बात सबरीन की, उसको नन्स के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद सबरीन की कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। आई रियली होप कि असाइलम से भागने के बाद फ्रैंक और हॉलैंड ने किसी को हार्म नहीं किया हो। इस केस में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी, इनफैक्ट मेरे लिए तो शॉकिंग थी, कि दोनों बिल्कुल भी रिग्रेट शो नहीं कर रहे थे। उल्टा फ्रैंक और हॉलैंड अपने काम से प्राउड फील कर रहे थे कि उन्होंने 3 पापी वुमेन्स को गॉड के पास भेज दिया और इस वजह से सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई डोंट नो उनका दिमाग किस हालत तक बिगड़ा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज है तो प्लीज मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग।